हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक मजेदार सी कहानी पढ़ेंगे। पता है उसका शीर्षक क्या है? प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, प्रकाश कहानी। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ आपको एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ साथ पीछे कुछ व्यक्ति भी चल रहे हैं। तो आपको ये चित्र देखकर पहचानना है और इस चित्र में बताना है कि जो आपको इस चित्र में गांधी जी को दर्शाया गया है, उनके किस गुण के कारण संपूर्ण भारत जो है वो प्रकाशित हुआ, संपूर्ण भारत दिखाई दिया। इस कहानी का मूल तत्व है, प्रस्तुत पाठ में ये बताया गया है कि हम ज्ञान तथा विवेक के बलबूते ऐसी मिसाल खड़ी करें जो संपूर्ण धरती को प्रकाशित कर दे। तो जो पाठ आप पढ़ने वाले हो, जो कहानी आप पढ़ने वाले हो, उस कहानी में ये बताया गया है कि आप लोग ज्ञान और विवेक के जरिए, विवेक के बलबूते एक ऐसी मिसाल बनाएं, एक ऐसी मिसाल को खड़ी करें जो संपूर्ण यानी पूरी धरती को प्रकाशित कर दे। पूरी धरती में प्रकाश ही प्रकाश। तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। विजयनगर में एक ऐसा व्यापारी रहता था जो बहुत ही अनुभवी तथा दूरदर्शी था। वह ऐसा पारखी था कि उसकी नजर कभी धोखा न खाती थी। सारे नगर में उसके चर्चे होते थे कि वह एक मामूली आदमी से बिना हेरा फेरी किए बड़ा नगर सेठ बन गया था। समय के साथ साथ उसका वैभव में भी वृद्धि होने लगी थी। उसके चेहरे पर मुरझाहट आने लगी थी क्योंकि उसकी उम्र अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ चली थी, जिसके कारण वह अस्वस्थ और चिंतित सा रहने लगा। उसे अपने धन दौलत की भी चिंता सताने लगी थी क्योंकि उसके द्वारा संघर्ष और परिश्रम से अर्जित की गई संपत्ति को वह किसी कुशल हाथों में सौंपना चाहते थे। व्यापारी के 2 पुत्र थे। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपनी संपत्ति के दोनों पुत्रों में नहीं बांटेंगे। तो बच्चों, विजयनगर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था और वो बहुत ही अनुभवी और दूरदर्शी था। तो बच्चों, उसकी जो नजर थी वो बहुत पारखी नजर थी। उसको कभी भी कोई धोखा नहीं दे सकता था। उसकी नजरें कभी भी धोखा खा ही नहीं सकती थी और सारे नगर में, पूरे जगह सिर्फ उसी के चर्चे होते थे कि ये मामूली आदमी से बिना हेरी फेरी किए बड़ा नगर सेठ कैसे बन गया। तो उसके साथ साथ उसके वैभव में भी वृद्धि होने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुरझाहट आने लगी थी, यानी कि झुर्रियां आने लगी थी। क्यों? क्योंकि वो एक वृद्धावस्था यानी अपने बुढ़ापे की अवस्था की ओर बढ़ चली थी, जिसके कारण वो अस्वस्थ और चिंतित सा रहने लगा था। धन दौलत की भी चिंता सताने लगी थी कि इतना धन दौलत है, इस धन दौलत का क्या करूंगा। मुझे ये दौलत बड़े ही संघर्ष और परिश्रम से अर्जित किया हुआ है, तो मैं ये कुशल यानी कि अच्छे हाथों पर ही सौंपूंगा। मैं ऐसे ही किसी को भी अपनी ये धन दौलत नहीं दूंगा। और उस व्यापारी के 2 पुत्र थे, 2 बेटे थे, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था, उसने ठान लिया था कि मैं अपनी संपत्ति दोनों ही पुत्रों में से किसी को नहीं दूंगा, बल्कि उनमें से जो स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर देगा उसे ही सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दूंगा। मतलब मैं अपनी संपत्ति दोनों में नहीं बांटूंगा कि आधी एक बेटे को, आधी एक बेटे को, बल्कि उन दोनों बेटों में से जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर देगा, जो अपने आप को एकदम अच्छा साबित कर देगा, सिद्ध कर देगा, मैं सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी उस बेटे को बना दूंगा। अब समस्या यह थी कि परीक्षा कैसे ली जाए और दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। तो उसने दोनों पुत्रों को बुलाया और 1-1 रुपया दोनों को देते हुए बोला, यह लो और अलग अलग बाजार जाओ। इस 1-1 रुपए से कोई ऐसी चीज खरीद कर लाओ जो इस घर को भर दे। ध्यान रहे, तुम्हें 1 से अधिक रुपए खर्च नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में कोई ऐसी चीज खरीदनी है जो इस पूरे घर को भर दे। तो और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम 1 रुपए से अधिक पैसा खर्च नहीं करोगे। तो दोनों पुत्रों ने उनकी ओर ऐसे देखा कि मानो वो पागल हो गए हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा
कि हम 1 रुपए में ऐसी क्या सुलभ वस्तु ला सकते हैं जो घर को भर दे। वे रुपया लेना नहीं चाहते थे, परंतु व्यापारी ने उनसे अपने आदेश अनुसार कार्य करने के लिए जोर दिया। उसने कहा, तुम जाओ और इस काम में अधिक समय मत लगाना। मुझे आशा है कि तुम उचित समय में ही ये कार्य करके वापस आ जाओगे। तो दोनों भाइयों ने 1-1 रुपया लिया और चल दिए। पहला पुत्र इधर उधर बाजार में घूमता रहा, परंतु वह ऐसी किसी वस्तु को नहीं खोज सका जो उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सके। उसने ढेर सारी दुकानों को देखा, लेकिन वह कुछ नहीं खोज पाया। आखिरकार वह सोचने लगा कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी वजह से उन्होंने घर पर जाने वाली वस्तु खरीदने की बात कही। तो वह निराश होकर अपनी खोज कार्य छोड़ने वाला ही था कि उसे भूसे से लदी हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, कुछ आशा प्रतीत होती है। मैं नहीं जानता कि 1 रुपए में कितना भूसा खरीदूं। वह गाड़ी वाले के पास गया और उसने भूसे की कीमत के बारे में पूछताछ करने लगा। तो वह काफी मोल भाव करने लगा। अंत में सफल हुआ। वह 1 रुपए में भूसा खरीद कर उससे लदी गाड़ी को अपने घर लाया और उसने पूरे भूसे की गाड़ी को घर के भीतर लाकर फर्श पर फैला दिया, लेकिन उससे फर्श नहीं ढक सका। तो उसने जब वो भूसा खरीदा तो उसे लगा कि मैंने 1 रुपए में इतना भूसा तो खरीद लिया है कि जिससे मैं पूरा घर भर सकूं। लेकिन जब वो अंत में सारे मोल भाव करके वो भूसे से भरी गाड़ी को घर पर लेके गया और उसने भूसा जब जमीन पर गिरा, उस भूसे से जमीन तक नहीं ढक सकी थी। मतलब वो अपने कार्य में असफल हुआ। और जब दूसरा पुत्र रुपया लेकर बाहर निकला तो वह सीधा बाजार नहीं गया। ऐसे करने की अपेक्षा वह बाजार के समीप एक स्थान पर बैठ गया और बहुत देर तक बैठा हुआ वह सोचता रहा कि 1 रुपए में क्या खरीद पाना संभव है। अंत में शाम के समय उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। 1 रुपए को लेकर वह तेजी से बाजार की ओर गया और उस दुकान पर पहुंचा जहां मोमबत्तियां बिकती थी। उसने अपना रुपया मोमबत्तियों पर खर्च कर दिया, जिससे उसे काफी संख्या में मोमबत्तियां मिल गई। वह मोमबत्तियां लेकर घर वापस आया तो उसका बड़ा भाई बड़ा बेचैन होकर सामने फर्श पर फैले हुए भूसे को निहार रहा था। जैसे ही शाम होने लगी तो दूसरे पुत्र ने प्रत्येक कमरे में मोमबत्तियों को जलाकर रख दिया, जिसके कारण तुरंत ही सारा घर ज्योतिर्मय यानी कि प्रकाशित हो गया। उसका पिता उससे बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे बेटे, तुमने वास्तव में बुद्धिमत्ता दिखाई है। मैं अपना सारा धन तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। हम सभी एक बड़े घर में रहते हैं जिसे भारतवर्ष कहते हैं। हम में से प्रत्येक को कुछ 1 रुपए, कुछ को 2 रुपए, कुछ को 3 और कुछ को उससे अधिक रुपए दिए गए होंगे। ये ऐसे रुपए नहीं हैं जिनसे हम कोई वस्तु खरीद सके, अपितु ये विभिन्न शक्तियां हैं, यानी अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं जो हमें दी गई हैं। हम सभी के पास शारीरिक शक्ति, बौद्धिक योग्यता, चारित्रिक बल है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं को प्रकाश अपने देश के कोने कोने में फैलाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, अर्थात हम स्वयं को देश की सेवा में लगा दें। कोई भी देश की उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसके नागरिक अच्छे ना हो। अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो उसकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें, यानी कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। जब तक हम विद्यालय में हैं तब तक हमें स्वयं को अच्छी नागरिकता हेतु शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने चाहिए। ऐसा करने पर हम जब विद्यालय और घर से बाहर निकलकर अपने देश के विभिन्न भागों में जाएंगे तो उससे अच्छी नागरिकता के प्रकाश में भरने में समर्थ होंगे। तो जो कहानी हमने पढ़ी, इसमें आपको बताया गया है कि कैसे हमें अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, कैसे हमें अच्छे नागरिकता में प्रकाश भरने में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो चलिए अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ। अर्जित मतलब पाई हुई या इकट्ठा की हुई। सुलभ मतलब सफलता से प्राप्त हो जाने वाली। फर्श मतलब जमीन पर। मस्तिष्क मतलब दिमाग। विभिन्न मतलब अनेक प्रकार के। और आखिरी है प्रयास
मतलब कोशिश। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों का आप लोगों को सही सही उच्चारण करना है, जैसे परिश्रम, पारखी, मोमबत्ती, बुद्धिमता, उत्तराधिकारी। तो चलिए बच्चों, जो पाठ हमने पढ़ा अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य करना शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, व्यापारी किस नगर में निवास करता था? वेरी गुड, व्यापारी विजय नगर में निवास करता था। ख, अपनी संपत्ति को व्यापारी किसे देना चाहता था? तो बच्चों, अपनी संपत्ति को व्यापारी वो अपने दोनों पुत्रों में बांटना नहीं चाहता था। वो जो उस संपत्ति का ज्यादा योग्य है, यानी कि जो बुद्धिमान है, जो कुशल है, वो उसको ही अपनी संपत्ति देना चाहता था। ग, व्यापारी ने अपने बच्चों में कितने रुपए वर्गीकृत किए थे? अपने बच्चों को कितने कितने रुपए दिए थे? वेरी गुड, एक रुपए दिए थे उसने अपने दोनों पुत्रों को। घ, व्यापारी ने पुत्रों की बुद्धिमत्ता जांचने के लिए क्या किया? तो बच्चों, व्यापारी ने अपने पुत्रों की बुद्धिमत्ता जांचने के लिए दोनों पुत्रों को एक एक रुपए प्रदान किए और उनसे कहा, इस एक एक रुपए में एक ऐसी चीज लेकर आओ जो पूरे घर को भर दे, जिससे पूरा घर भर जाए। ऐसी एक चीज लेकर आनी है तुम लोगों को, लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि तुम 1 रुपए से अधिक रुपए खर्च नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, धनवान व्यापारी की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो धनवान व्यापारी की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी। लोग उसे बहुत ही ज्यादा उसका गुणगान करते थे, उसकी चर्चाएं होती रहती थी कि कैसे इसने अपने संघर्ष से, अपने योगदान से आज वो कहां पहुंच गया। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर लिखकर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, अपने पुत्रों को व्यापारी क्यों परखना चाहता था? वेरी गुड। तो बच्चों, अपने पुत्र को व्यापारी इसलिए परखना चाहता था क्योंकि वो अपने संपत्ति, अपना पैसा दोनों पुत्रों में बांटना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जो भी उस संपत्ति का ज्यादा हकदार है, ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा कुशल है, जो योग्य है उस संपत्ति का, वो उसको ही अपनी संपत्ति देगा। इस वजह से व्यापारी अपने पुत्रों को परखना चाहता था। ख, व्यापारी के दोनों पुत्रों ने पिता की शर्तों का पालन किस प्रकार किया? तो व्यापारी ने जैसे की शर्त रखी थी कि तुम्हें सिर्फ एक रुपए में ही, तुम इससे अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो उन्होंने, दोनों पुत्रों ने पिता की शर्त के अनुसार दोनों अलग अलग बाजार में निकल पड़े और उन्होंने उस एक रुपए में सामान खोजना शुरू किया, जिससे पहला बेटा तो भूसा लाया और दूसरा बेटा मोमबत्तियां लेकर आया। ग, उत्तराधिकारी की परीक्षा में कौन व किस प्रकार सफल हो पाया? तो उत्तराधिकारी की परीक्षा में दूसरा बेटा सफल हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर वो मोमबत्तियां लेकर आया। 1 रुपए में उसे ढेर सारी मोमबत्ती मिल गई, जिससे उसने हर कमरे में एक मोमबत्ती जलाकर पूरे घर में प्रकाश भर दिया। पूरे घर में उसने प्रकाश फैला दिया। घ, किसी भी देश की उन्नति किस प्रकार नहीं हो सकती? तो बच्चों, किसी भी देश की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब हर व्यक्ति में देश प्रेम, सामाजिक सेवा का भाव नहीं आता। जब लोग अपने देश के लिए ईमानदारी नहीं दिखाते, देश प्रेम नहीं दिखा सकते, तब तक किसी भी देश की उन्नति नहीं हो सकती।
अगला है ढ। प्रस्तुत कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, इसका जवाब आप लोग खुद अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है, ये कहानी में क्या बताया गया है। तो ये आप अपने अपने शब्दों में लिखेंगे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में रिक्त स्थानों में आपको शब्दों को भरकर इन स्थानों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, व्यापारी के चेहरे पर मुरझाहट आने लगी थी क्योंकि उसकी उम्र अब वेरी गुड वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही थी। ख, लड़के ने ढेर सारी वेरी गुड दुकानों को देखा लेकिन वह कुछ नहीं खोज पाया। ग, लड़का काफी सोच विचार करने लगा लेकिन अंत में सफल हुआ। ला, मेरे बेटे, तुमने वास्तव में वेरी गुड बुद्धिमत्ता दिखाई है। ला, हमें स्वयं को अच्छी नागरिकता हेतु क्या ग्रहण करना चाहिए? वेरी गुड शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं और उनके कुछ विकल्प, उनके 4 विकल्प दे रखे हैं। तो वो प्रश्नों को पढ़ के आपको उन चारों विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर उस सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, धनवान व्यापारी किस किस्म का व्यक्ति था? मूर्ख, अनुभवी और दूरदर्शी या इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड, धनवान व्यापारी अनुभवी किस्म का व्यक्ति था। ख, व्यापारी ने अपने पुत्रों से क्या उम्मीद रखी थी? प्रकाश की, अंधेरे की, परिश्रम की या इनमें से कोई नहीं? तो व्यापारी ने अपने पुत्रों से प्रकाश की उम्मीद रखी थी। ग, पहला पुत्र रुपये से क्या खरीद कर लाया? कपड़े, राशन, भूसा या फिर शक्कर? क्या खरीद कर लाया था? वेरी गुड भूसा। घ, दूसरा पुत्र पिता से मिले रुपयों से क्या लाया? मोमबत्ती, अगरबत्ती, दीवार घड़ी या इनमें से कोई नहीं? क्या लाया था? वेरी गुड, तो दूसरा पुत्र पिता से मिले रुपयों से मोमबत्ती लेके आया था। र, हमें अपने देश से प्रेम करने के लिए क्या करना होगा? पढ़ना, खेलना, देश सेवा या हाथ जोड़ना? तो हमें अपने देश से प्रेम करने के लिए देश सेवा करनी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, किसने कहा और किससे कहा लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और बताना है यह वाक्य किसने कहा था। जो कहानी हमने पढ़ी उस कहानी में ये वाक्य किसके जरिए कहा गया और किसको कहा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। का, यह लो, इस 1 रुपए से कोई एक चीज खरीद कर लाओ। यह किसने कहा था? वेरी गुड, यह कहा था धनवान व्यापारी ने अपने दोनों पुत्रों से। ख, तुम जाओ और इस काम में अधिक समय मत लगाना। तो बच्चों, इसमें यह वाक्य किसने कहा था? तो बच्चों, यह वाक्य भी धनवान व्यापारी ने अपने दोनों पुत्रों से कहा था। ग, मेरे बेटे, तुमने वास्तव में बुद्धिमत्ता दिखाई है। तो यह वाक्य भी व्यापारी ने कहा था अपने दूसरे बेटे से। घ, हम सभी एक बड़े घर में रहते हैं जिसे भारत वर्ष कहा जाता है।
यह वाक्य किसने कहा था? तो बच्चों, यह वाक्य भी कहा था व्यापारी ने अपने दोनों पुत्रों से। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6। अज्ञानी मानव प्रकाश में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता और ज्ञानी मानव अंधकार में भी स्पष्टतः देख पाता है। इस कथन से आप कितना सहमत हैं? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, जो अज्ञानी यानी जिसके पास किसी भी तरह का कोई ज्ञान ही नहीं होता, वो मानव प्रकाश में यानी उसको अगर आप किसी रोशनी में भी बिठा दो तो भी वो ध्यान से कुछ नहीं देख पाता, उसको सब कुछ सही नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है जिसके पास ढेर सारा ज्ञान है, उस मानव को आप कभी अंधकार में, अंधेरे में भी बिठा दोगे तो उसको हर चीज साफ साफ दिखाई देगी। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर हैं तो इसका जवाब सोच समझकर बताइए, और नहीं भी हैं तो भी इसका रीजन आप सोच के अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। चलिए, इतने हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7। दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द निर्मित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। आपको इन शब्दों से दो पर्यायवाची यानी जिनके अर्थ तो सेम होते हैं, अर्थ तो समान होते हैं, लेकिन शब्द अलग होते हैं, वो लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, प्रसन्नता। तो प्रसन्नता का पर्यायवाची शब्द है खुशी, उमंग। ख है योग्य। योग्य का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? वेरी गुड। योग्य का पर्यायवाची शब्द है निपुण और सक्षम। ग, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का पर्यायवाची शब्द है मशहूर और ख्याति। घ, दूरदर्शी। दूरदर्शी का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? तो दूरदर्शी का पर्यायवाची शब्द है अग्रसोची और दीर्घप्रज्ञ। प्रश्न 8। दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में परिणत कीजिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। किसी भावना जिससे हमारी भाव प्रकट होते हैं उन्हें तो हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको इन दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। चलिए शुरू करते हैं। क, चुनना। चुनना का भाववाचक संज्ञा होगा चुनाई। ख है बुरा। बुरा का क्या है? बुराई। ग, बुद्धिमान। बुद्धिमानी। घ, राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय का होगा राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग कर 4 वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो बच्चों, समुच्चय बोधक शब्द वो 2 शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने या अलग करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे कि, किंतु, लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि, तथा, एवं, मगर आदि। तो पहला वाक्य बच्चों हम बनाएंगे। मैं सुबह जल्दी उठ गया, परंतु कपड़े न मिलने की वजह से विद्यालय के लिए देरी हो गई। ख, खाना अच्छा बना है, लेकिन नमक जरा कम है। अगला वाक्य हम बनाएंगे। मैं प्रातः जल्दी उठा, इसलिए योगासन करने बैठ गया। घ, रीमा सीमा के साथ
विद्यालय जा रही थी, मगर सीमा को उसकी मम्मी ने रोक लिया। यह थे बच्चों कुछ समुच्चय बोधक शब्दों से बने वाक्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 10। पाठ के संदर्भ में भूसे और प्रकाश से क्या अभिप्राय है? इन शब्दों को स्पष्ट करते हुए कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, जैसे पाठ के संदर्भ में आप भूसे का और प्रकाश से क्या मतलब निकालते हैं, क्या मतलब समझते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, इन शब्दों को स्पष्ट करके कक्षा में चर्चा कीजिए। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 11। शिक्षा वह माध्यम है जो इंसान को जीवन भर प्रकाशित करता है, और आप शिक्षा को अपने जीवन में किस प्रकार अनुसरित करना चाहेंगे? तो बच्चों, शिक्षा एक वो माध्यम होता है जो इंसान को हर तरह की सक्सेस, हर तरह की सफलता प्रदान करता है, उसके जीवन में को प्रकाशित कर देता है, उसके जीवन को प्रकाश से ही भर देता है। तो आप शिक्षा को अपने जीवन में किस प्रकार अनुसरित करेंगे, किस तरह अपनाएंगे, कैसे आप अपने जीवन में हर तरह की शिक्षा को लेंगे? शिक्षा से सिर्फ अक्षर ज्ञान का ही मतलब नहीं होता। शिक्षा से हम मतलब होता है आपके दिनचर्या से जुड़ी बातें, आपकी मोरल वैल्यूज, आप कैसे अपने बड़ों का आदर करते हैं, आप किस तरह से बात करते हैं, ये भी शिक्षा में ही गिना जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की कक्षा, आज की ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज्यादा ज्ञानपूर्ण रही होगी। चलिए बच्चों, मिलती हूँ अब अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।